हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। साथियों इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का अगर एग्जामिनेशन देने जाते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे अगर इस वीडियो को आप वॉच कर लेंगे। साथियों इसमें मैं इस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है वहाँ वहाँ से टॉपिक को मैंने यहाँ पे टच किया है और उन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने पीडीएफ लिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साथ साथ में सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रियम्बल को लिया है कि प्रियम्बल में क्या चीज़ें लिखी हैं। प्रियम्बल से भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं साथियों, इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रियम्बल का यहाँ पे पीडीएफ लिया है और प्रियम्बल को पहले मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्रियम्बल होता क्या है। जितना शॉर्ट हो सकता है, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है, जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर में बने हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथियों आप एक बार इस वीडियो को वॉच करिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ वो आपके लिए रेलिवेंट हैं। कोई चीज़ इररेलेवेंट चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने आए हैं। साथियों देखिए स्टार्ट करते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहीं से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है। और प्रियम्बल किसके द्वारा पेश किया गया था साथियों? तो आप सभी को पता है कि पंडित जे.एल. नेहरू साहब के द्वारा हमारे प्रियम्बल को एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic और रिपब्लिक के बारे में बात करता है। मीन्स कि ट्रिपल SDR के बारे में बात कर रहा है। एक यस यहाँ पे है, एक यस यहाँ पे, एक यस यहाँ पे, एक डी यहाँ पे है और एक आर यहाँ पे है। आप इसको चाहेंगे तो शॉर्टकट में ट्रिपल एस और DR करके भी आप लर्न कर सकते हैं। जो पहला चीज़ आपको दिया है, क्या दिया है? सॉवरेन दिया है, सोशलिस्ट दिया है, सेकुलर दिया है, डेमोक्रेटिक दिया है और रिपब्लिक दिया है। ये किस में दिया है साथियों? तो ये आपके प्रियम्बल में दिया है और इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया कि ट्रिपल SDR के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरह से लर्न कर सकते हैं। जस्टिस की बात करते हैं साथियों, तो जस्टिस किस किस प्रकार के होने चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले बता दिया गया है। जो जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो साथियों जस्टिस सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और साथ ही साथ पॉलिटिकल जस्टिस भी हमारे साथ होना चाहिए। अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो लिबर्टी किस किस प्रकार की होनी चाहिए साथियों? तो हमारे पास जो लिबर्टी होनी चाहिए वो थॉट की लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की लिबर्टी होनी चाहिए, एज वेल एज बिलीफ की लिबर्टी होनी चाहिए, फैथ की एंड वर्शिप की। इन सभी चीज़ों की लिबर्टीज़ के बारे में हमको कहाँ बताया गया? हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में ये सारी बातें हमको बता दी गई हैं और यही सारी चीज़ें हमको अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने के लिए साथियों मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पे साथियों हम इक्वालिटी की बात करते हैं। अब इक्वालिटी में किस चीज़ की इक्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है? इक्वालिटी। और वो कौन सा इक्वालिटी है? तो साथियों इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल, और सब में इसको क्या करना है? प्रमोट करना है। किसको? इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी कैसा होना चाहिए? एक स्टेटस के समान होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमोंग ऑल देम, और सभी में इसको क्या करना है? प्रमोट करना है इक्वालिटीज़ को। फैटर्निटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो फैटर्निटी कैसा होना चाहिए? एज्योरिंग टू डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे करें इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर, मीन्स कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था? इसको अडॉप्ट किया था। टू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैंने खुद से अडॉप्ट किया है और इसको खुद से ही हम लोगों ने क्या किया? आत्मार्पित किया है। इसी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में बताया गया और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए साथियों रेलिवेंट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रियम्बल को सबसे पहले डिस्कस करना रेलिवेंट समझा है। साथियों अब यहाँ पे मैं बिना देर किए आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों देखिए अब जो भी चीज़ें मैं आपके यहाँ पे लेकर के आऊँगा वो सभी के सभी वन लाइनर स्टेटमेंट में लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर लेकर के आना चाहेंगे ये क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो साथियों आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 1 में ये बातें क्या की गई है? लिखी गई हैं।
और क्या लिखी गई है आर्टिकल 1 में कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये कहाँ लिखा गया साथियों, तो ये आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 1 में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट भी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो साथियों अगर मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में हमको ये प्रोवाइड किया गया है। क्या चीज़ प्रोवाइड किया गया है साथियों, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमको प्रोवाइड किया गया है। और ये पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब नागरिकता से रिलेटेड किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है, तो साथियों आप सभी को पता है कि इसको हम लोग पार्ट 2 करते हैं और अनुच्छेद की बात करते हैं, मीन्स की आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के बीच में हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान को एनालिसिस करके दिया गया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को और ऑब्जर्व करेंगे साथियों, कर नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार के डायरेक्ट हिट करते हैं आपके पास क्वेश्चन, जो कि आर्टिकल नंबर 16 में बात किया गया है। और किस चीज़ के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 16, तो साथियों बात करता है मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में हमारा आर्टिकल नंबर 16 बात करता है। अगर साथियों हम आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंदिरा साहनी का केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं साथियों, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में दिया है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में ये हमको देखने के लिए मिलता है। साथियों जब आप रेंज के साथ किसी भी चीज़ को लर्न करके जाते हैं, और खास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप रेंज वाइज लर्न करके जाते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि रेंज से रिलेटेड इस समय बहुत एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। साथियों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे ले रहा हूँ सब रैंडमली ले रहा हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में आया है, जो आने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे टेकअप कर रहा हूँ। क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ने का ना आपके पास टाइम है, ना मैं बताऊँगा, क्योंकि इससे आपका टाइम जो होगा ऑब्सलीट होगा, और मुझे आपके टाइम को बिल्कुल ऑब्सलीट खराब करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। जब महान्यायवादी की बात आती है साथियों, तो जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कहाँ पे होती है, तो आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत हम किसको अपॉइंट करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल साहब को अपॉइंट करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अब कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर 85 के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 85 में कहा जाता है, यहाँ पे प्रोरोगेशन कहा जाता है और डिसोल्यूशन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा साथियों किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दोनों काम किया जाता है, प्रोरोगेशन भी किया जाता है और साथ साथ डिसोल्यूशन भी किया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, कह रहा है किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे हमको प्रोवाइड करके रखा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 108 में ये प्रोवाइड करके रखा गया है। और ये क्वेश्चन आपसे आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग कहाँ पे दिया है, और ज्वाइंट सिटिंग की अगर मीटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग की मीटिंग को कौन यहाँ पे हेल्ड कराता है, किसके द्वारा ज्वाइंट सिटिंग की मीटिंग को यहाँ पे वो किया जाता है, अध्यक्षता किया जाता है। तो साथियों वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि क्या प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, या वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, या लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, या नन ऑफ दिस के द्वारा किया जाता है। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर मार्क होगा, ना प्रेसिडेंट होगा ना वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग की जो मीटिंग हेल्ड कराई जाती है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा कराई जाती है। बुलाने का काम कौन करता है, बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 108 में ये सारी बातें डिफाइन करके रखी है। साथियों अब हम बात करते हैं
आर्टिकल नंबर 110 के बारे में, मीन्स कि 110 के बारे में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगर हम धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करते हैं साथियों, तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के परिभाषा के बारे में बताया गया है, जिसको कि हम लोग मनी बिल के नाम से जानते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों, उन सभी आर्टिकल्स को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो साथियों किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो ऑर्डिनेंसेस को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने साथियों यहाँ पे डील करने का पूरा प्रयास किया। साथियों अगर आपको और भी लगता है कि इसमें आपके लिए और भी मैं क्वेश्चन बनाकर आपको दे दूं, तो साथियों आपके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल हो जाता है तो आर्टिकल नंबर 21 हो जाता है, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बात की जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। और आर्टिकल नंबर 19 की हम बात करते हैं तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, इसमें बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। सर्टेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ भी मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होंगे। जैसे यहाँ पे रोमेश थापर का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आर्टिकल 19 को आप रीड करते हैं। साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस लॉ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप आर्टिकल नंबर 19 को स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं। के अब्बास का केस होगा जो कि आपके लिए आर्टिकल 19 से डील करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विजय इमैनुअल का केस है, ये भी आपके आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड केस ला है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है साथियों। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 भी आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट आर्टिकल है और ये आर्टिकल इतना रेलिवेंट है जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा सकता है। और इसमें किस चीज़ की बात की जाती है, तो साथियों इसमें रेमेडीज़ की बात की जाती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी के द्वारा भी कर्टेल किया जा रहा है, कहीं पे भी कर्टेल किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या कर सकते हैं, रिट इशू करा सकते हैं। 5 रिट्स के बारे में बताया गया है, वो 5 रिट्स आप इशू करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी। अगर चाहते हैं कि हाई कोर्ट में भी आप करा सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में भी रिट को इशू करा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी हालत में कर्टेल करता है। तो साथियों यहाँ तक जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट था, इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने डील कर रहा हूँ। अब साथियों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आर्टिकल नंबर 52 से आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चन बन जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है कि किस आर्टिकल में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिफाइन किया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल नंबर 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमको डिफाइन करके रखा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो साथियों टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछता है कि टर्म कितना होता है। अगर राष्ट्रपति को आपने नियुक्ति दे दिया है आर्टिकल नंबर 52 में तो उनका साहब का टर्म कितना होगा, कितने साल तक वो अपने प्रेसिडेंट पद पे रहेंगे। तो टर्म के बारे में आर्टिकल नंबर 56 में टर्म के बारे में उनके दिया हुआ है। अगर बात करते हैं उनके इलेक्शन फॉर री इलेक्शन के लिए, मीन्स कि राष्ट्रपति क्या री इलेक्ट किया जा सकता है, तो जी हाँ दोस्तों आर्टिकल नंबर 57 में री इलेक्ट के बारे में भी प्रावधान करके रखा है। कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात बता कर रखी है। साथ ही साथ साथियों हमको यहाँ पे और भी देखने के लिए मिलता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर 81। ये 3 आर्टिकल है साथियों जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों के मिलने से हमारा पूरा संविधान चल रहा है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 79 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात आती है, मीन्स की संसद का गठन किया जाता है। आर्टिकल नंबर 79 में संसद का गठन किया जाता है। आर्टिकल नंबर अगर 80 की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की जाती है, मीन्स की राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में बात किया जाता है। और आर्टिकल नंबर 81 की बात करते हैं साथियों तो कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल के बारे में बात की जाता है, मीन्स की लोकसभा की संरचना के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल नंबर 79, 80, 81 तीनों को आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट पोर्शन होता है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर आपसे बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79, 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 81 में कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपुल्स के बारे में बात
करता है। तो साथियों ये आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे रखने का पूरा प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं साथियों आर्टिकल नंबर 105 के बारे में, तो आर्टिकल नंबर 105 भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जब से आर्टिकल नंबर 105 हमारे समाज में अच्छे से व्याप्त हो गया। तो देखिए आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है पावर एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात कर रहा है। किसके पावर और किसके प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है साथियों? तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज देयर ऑफ, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकार के बारे में यहाँ पे रिलेटेड है। कौन? आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल नंबर 105 में भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए आर्टिकल नंबर 105 को मैंने यहाँ पे रखा है। साथियों अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल आ जाता है, वो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, आर्टिकल नंबर 106 आ जाता है, जिसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है। मीन्स कि सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बात किया जा रहा है। किसके वेतन और भत्ते की बात की जाती है साथियों? तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, उनके वेतन और भत्ते इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों, वो यूनियन जुडिशरी आ जाता है, और यूनियन जुडिशरी से भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यूनियन जुडिशरी के रेंज के बारे में बात करें साथियों आपसे, तो ये आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 के बीच में यूनियन जुडिशरी को डिफाइन किया गया। इसमें हमको बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उसके बाद से NJAC के बारे में भी बताया जाता है जब हम आर्टिकल नंबर 124A पढ़ते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 124B जब हम पढ़ते हैं तो फंक्शंस एंड कमीशंस के बारे में भी बताया जाता है। जब आर्टिकल नंबर 124C बात पढ़ते हैं तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। और ये सभी के सभी जितने भी आर्टिकल हैं साथियों, ये सभी के सभी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं यूनियन जुडिशरी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि साथियों यूनियन जुडिशरी से हमारे एग्जामिनेशन में जब आप लॉ का कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं, जैसे आप PCSJ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एज वेल एज आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का अगर एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे यूनियन जुडिशरी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है साथियों। इसीलिए इन सभी चीज़ों पे मैं फोकस्ड कर रहा हूँ। अब आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हो जाता है यूनियन जुडिशरी से साथियों, वो आर्टिकल नंबर 127 हो जाता है। और आर्टिकल नंबर 127 में बात किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में साथियों बात कर रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, जो एडॉक पे जजेस नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल नंबर 127 इसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसके बाद से अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है साथियों, तो वो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 131। 131 में आपको बात करता है, क्या बात करता है? यहाँ पे बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कौन कौन सा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 131 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों 131 के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, तो आर्टिकल नंबर 136 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। इसलिए आर्टिकल नंबर 136 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें SLP के बारे में बात किया गया है, मीन्स की स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में बात किया गया है। अगर आपके पास स्पेशल लीव पिटीशन है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके अपने केस को लगा सकते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट में आपके केस को खारिज कर दिया गया, चाहे हाई कोर्ट से आपको डिग्री दे दिया गया, कोई भी जजमेंट पास कर दिया गया, आप उस जजमेंट के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 136 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल्स की हम बात करते हैं साथियों, तो आपके लिए आर्टिकल नंबर 143 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? राष्ट्रपति साहब परामर्श मांगेंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत मांगेंगे। किससे मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति महोदय क्या मांग सकते हैं? कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी राय मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रही हैं। और अब सबसे ज़्यादा अगर आपके पास और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की हम बात करते हैं, मीन्स की आर्टिकल की हम बात करते हैं साथियों, तो वो आर्टिकल नंबर 148 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात किया जाता है। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते कहाँ हैं? मीन्स कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात किया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साथियों आ जाते हैं हम अपने पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं, द स्टेट से रिलेटेड। अब स्टेट से रिलेटेड हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? सबसे तो पहले हमारे लिए 153 नंबर का आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साथियों इसमें गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में बात किया जाता है। और यहीं से हमारा जो चैप्टर है द स्टेट
आर्टिकल नंबर 153 से ही स्टार्ट होता है। इसमें ही सबसे पहले बता दिया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट कौन होता है, किसको हम गवर्नर ऑफ स्टेट कहते हैं, और जो भी काम होता है वो सब एग्जीक्यूटिव पावर किसके नाम से होता है, सब के सब गवर्नर के नाम से ही किया जाता है। अब साथियों आपके लिए अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है तो वो आर्टिकल आपके लिए बन रहा है आर्टिकल नंबर 160 आर्टिकल नंबर आपका 161 आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन रहा है। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, यहाँ पे भी किसके पास पावर है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड सस्पेंडेड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कम्यूट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, किसको, सेंटेंसेस को रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 161 के अकॉर्डिंग। और ये कौन कर सकता है साथियों, ये गवर्नर साहब के द्वारा ये काम किया जा सकता है। इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके लिए और एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 176 भी इंपॉर्टेंट है। जब आर्टिकल नंबर 176 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर आता है और ये भी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अब जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आपके लिए अब जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 190 की बात करते हैं, वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके वैकेशन, जो डिस्क्वालीफाई ऑफ मेंबर हो जाते हैं उनके वैकेशन हो जाते हैं सीट्स का, उनके वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो आपके द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हाई कोर्ट, जो स्टेट्स में आपके हाई कोर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जैसे बॉम्बे में बॉम्बे हाई कोर्ट है, जैसे पटना में पटना हाई कोर्ट है, बिहार में पटना हाई कोर्ट है। इसी तरह से सभी स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है वो आर्टिकल नंबर 214 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 214 में बात करते हैं हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स के बारे में बात करता है कि हाई कोर्ट कहाँ पे होना चाहिए, तो सभी स्टेट्स में क्या होने चाहिए, हाई कोर्ट्स होने चाहिए। और आर्टिकल नंबर जब 215 के पास हम पहुँचते हैं साथियों तो वहाँ पे देता है हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो हाई कोर्ट हमारा होता है ये क्या होता है, ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। और इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि इसके जजमेंट, इसके बाइंडिंग जजमेंट होते हैं। इसके स्टेट में जो भी ये जजमेंट दे देता है हाई कोर्ट, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट पास कर दिया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में वो जजमेंट क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के भी नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके पास आर्टिकल आ जाता है तो 222 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, मीन्स कि एक जजेस का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है साथियों, आर्टिकल नंबर 222 के अकॉर्डिंग ये किया जा सकता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 224A आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर साथियों ए लग जा रहा है, जहाँ पे साथियों बी लग जा रहा है, जहाँ पे सी लग जा रहा है, ये चीज़ और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो भी चीज़ ए बी सी के साथ दिख रहा है ये सभी अमेंडमेंट करके डाला गया। और अमेंडेड चीज़ एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा चीज़ होता है, वो एग्जामिनेशन में बार बार पूछने का काम करता है। 224A की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एज अ सीटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स की बात कर रहा है। अपॉइंटमेंट करता है, किसकी बात करता है, जो रिटायर्ड जज साहब हो गए उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है साथियों इंपॉर्टेंट, वो हमारा बन रहा है आर्टिकल नंबर 243 में, जिसमें डेफिनेशंस के बारे में दिया गया है। किसके डेफिनेशंस के बारे में, द पंचायत के डेफिनेशंस के बारे में हमको डिफाइन किया गया है। अब साथियों पंचायत का जो पूरा सीरीज़ है यहाँ पे, जिसमें 243A है, 243B है, 243C है, 243D है, आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा अब दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा बाइफरकेट करके आपको यहाँ पे खुद से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने लायक होती है। साथियों अगर हम यहाँ पे 243P की बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। किसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करता है साथियों, तो 243P के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के डेफिनेशंस के बारे में दिया गया है। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के डेफिनेशंस को भी। अब आपके पास अगर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है आर्टिकल नंबर 280 की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया जाता है साथियों। यहाँ पे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत जो
राष्ट्रपति होता है वो वित्त आयोग का गठन करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो साथियों आप सभी को पता है कि संपत्ति का अनुच्छेद जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 300A में चला गया है, मीन्स कि 300A में उसको डाल दिया गया। कब से डाल दिया गया साथियों? तो 44वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल नंबर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 300A में उसको क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों आपके एग्जामिनेशन में, जो भी बेयर एक्ट को जैसे भी खंगाला जा सकता है वैसे मैं खोलने का कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आए और आप उसको क्वेश्चन बना ना पाएँ। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना है। तो साथियों आप आर्टिकल नंबर 315 देखेंगे तो यहाँ पे यूनियन के लिए एंड स्टेट्स के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात किया गया है। कब, कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 315 की अगर हम बात करते हैं तो। अगर साथियों यहाँ पे बात करते हैं, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत आपको ऑल इंडिया सर्विस के बारे में देखने के लिए मिलता है। ऑल इंडिया सर्विस जिसको हम लोग IAS के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 पदों को IAS पद नाम दिया गया है, जिसमें कि एक होता है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, एक होता है IPS इंडियन पुलिस सर्विस होता है, और एक होता है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। इन तीनों को IS की कैटेगरी में रखा गया है, इन तीनों सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत रखा गया है। तो ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में आर्टिकल नंबर 312 से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 315 से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको राजकीय भाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे राजकीय भाषा की बात कर रहे हैं। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 343 आप खोलेंगे, 343 खोलेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियंस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में साथियों? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बात कर रहा है। फिर अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद, तो आर्टिकल नंबर हमारा 338 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। मीन्स की नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाती है, और ये कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल नंबर 338A के अंतर्गत साथियों किया गया है, और इसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, देखो है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों आप सभी को पता है कि 368 में ही हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। और पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट 20 माना जाता है, माना नहीं जाता है, पार्ट 20 में ये दिया गया है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 368 की अगर हम बात करते हैं तो। अगर साथियों हम पार्ट नंबर 80 की बात करते हैं, पार्ट 18 की बात करते हैं, तो इसमें 3 आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 352 की बात करते हैं, जिसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 356 की हम बात करते हैं, जिसमें इमरजेंसीज की बात की जाती है। प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट्स की बात की जाती है। और हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नंबर 360, जिसमें प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसीज के बारे में हमको बताया गया है। ये तीनों आर्टिकल्स हमारे लिए रामबाण साबित होते हैं साथियों। जो कि आर्टिकल नंबर 352 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये इमरजेंसी से रिलेटेड डील करता है साथियों। अब अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 368 का संबंध हमारा 356 का संबंध जो माना जाता है वो राष्ट्रपति शासन से हमारा 356 का संबंध माना जाता है। अब फिर हम आगे आते हैं साथियों। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 के बीच में हमको क्या दिए गए हैं? इसके अधिकार के बारे में दिए गए हैं। किसके अधिकार के बारे में दिए गए हैं साथियों? तो समानता के अधिकार के बारे में हमको दिया गया है। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात किया जाता है आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल नंबर 16 की बात की जाती है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज की बात की जाती है। अगर आर्टिकल नंबर 18 की हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात की जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब कुछ कहें तो हम केस लॉ भी आपको इससे रिलेटेड बता देते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15
15 से रिलेटेड आपका केस लॉ बन सकता है, तो पीए इनामदार का केस यहाँ पे बन सकता है। आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड आपका एक और केस बन सकता है, पीएम में पाई फाउंडेशन का भी केस आपसे बन सकता है। अगर आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड अगर हम केस लॉ की बात करते हैं साथियों, आर्टिकल 16 से, तो एम नागराज का केस यहाँ पे बन सकता है। आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड केस लॉ की बात करते हैं। और आर्टिकल नंबर अगर 16 से भी बात करते हैं तो जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस बन सकता है, जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में हमको अच्छे से डिफाइन करके बताया जाता है। और साथियों यहाँ पे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल हो जाता है, जिसको कि हम लोग आर्टिकल नंबर 12 के नाम से जानते हैं, जिसमें डेफिनेशंस के बारे में बात किया जाता है, डेफिनेशन के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं साथियों, आर्टिकल नंबर 12 की और साथ साथ आर्टिकल नंबर 36 की, दोनों में डेफिनेशंस के बारे में बताया गया। अब बताया जाता है कि किसको किसको राज्य कहा जाता है, किसको किसको परिभाषा में राज्य माना गया है। तो आर्टिकल नंबर अगर 12 की बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई को हम लोगों ने राज्य माना है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल को हम लोगों ने राज्य माना है, आरडी सिटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने राज्य माना है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब को हम लोगों ने राज्य माना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके रखना है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से आपका डील करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों आर्टिकल नंबर 51 में आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसको कि हम लोग पार्ट 4A के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ से रैंडमली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं साथियों, सभी के सभी इंडेक्स बेस्ड हैं। आप 1 से 2 बार आप इसको सुन लेंगे, आपको रामायण के जैसे ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों कि भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार हेतु कथन किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों? तो आर्टिकल नंबर 48A की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग DPSPs के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उसी के आर्टिकल नंबर 48A में हमको देखने के लिए मिलता है कि हम किसका सेफ गार्ड करेंगे, हम इन्वायरमेंटल का सेफ गार्ड करेंगे, फॉरेस्ट का सेफ गार्ड करेंगे, और इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी सेफ गार्ड हम करके रखेंगे। आर्टिकल नंबर 40 से आपके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है, जिसको कि हम लोग गार्डियन ड्रीम के नाम से जानते हैं, गार्डियन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जो कि विलेज से रिलेटेड है, विलेज पंचायत से रिलेटेड है। वो कौन सा आर्टिकल है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है साथियों, आर्टिकल नंबर 14 यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब साथियों आपके लिए क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियों की बात करते हैं, शेड्यूल्स की बात करते हैं साथियों, तो इस समय वर्तमान में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 अनुसूचियों के बारे में बात किया जाता है। अब साथियों कह रहा है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो सेकंड अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इससे संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण और अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। कौन सा आपका अनुसूची? तो अनुसूची नंबर 2 की बात कर रहा है साथियों, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो साथियों आप सभी को पता है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों कह रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की नियोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि जो दल बदल कानून की बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया, और इससे केस लॉ रिलेटेड है, जचिल्लू का केस है, जचिल्लू का केस आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो जो छठी अनुसूची होती है संविधान की, वो मणिपुर में लागू नहीं होती है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कर है नेक्स्ट की भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्र के ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची में हमको देखने के लिए मिलता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर हम फर्स्ट शेड्यूल खोलते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कह रहा है साथियों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्तित हुई थी। कैसे 9वीं अनुसूची को प्रवर्तित किया गया था साथियों? तो प्रथम संविधान संशोधन कर करके एक 9वीं अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल दिया गया था। अब बात कर रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत
उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, मीन्स कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई है। तो ये आर्टिकल नंबर 63 में हमको व्यवस्था इस प्रकार की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है साथियों, तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा हमको क्या किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो आगे देखिए साथियों, कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो ये 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। तो साथियों जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट होगा और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसीलिए इन सभी को हमने एक जगह कंपाइल किया है और कंपाइल करने के साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है और सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ। कह रहा है किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है, तो साथियों ये कहाँ पे किया गया है, 7वीं अनुसूची में ये बातें कही गई हैं। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, जो समवर्ती सूची है वो किस राज्य से संबंधित नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए किससे संबंधित नहीं है साथियों, तो J&K से, जम्मू एंड कश्मीर से ये संबंधित नहीं होते हैं। कह रहा है वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, साथियों इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो साथियों यहाँ पे राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं, मीन्स कि 66 सब्जेक्ट पे राज्य सूची में कानून बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हो गए हैं साथियों, तो 97 इस समय सब्जेक्ट हो गए। 97 सब्जेक्ट पे कौन केंद्र कानून बना सकता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमने कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किया है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ही हमारे देश पे राज किया था और इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया है, तो साथियों आप सभी को पता है कि कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे इंग्लैंड होगा। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली है, तो इंग्लैंड के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, तो कौन सा अनुप्रेरित है, तो साथियों DPSP की हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसी नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा खोज, सबसे ज़्यादा चीज़ हम लोगों ने किस एक्ट से अडॉप्ट किया है, तो साथियों हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा चीज़ों को क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेकर के अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समान रखती है, तो किसके समान रखती है साथियों, तो कनाडा के समान रखती है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो रूस के संविधान से इसको लिया गया है। कहाँ से संविधान से, तो रशिया के संविधान से इसको हम लोगों ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। स्रोत से तो आपके एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन बनता है, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। और सिर्फ जुडिशरी में नहीं, आपके LLM के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कह रहा है राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है साथियों, उधार लिया गया है मीन्स कि अडॉप्ट किया गया है, तो ये किससे लिया गया है, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है साथियों, तो विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हम लोगों ने इंग्लैंड से ही अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं, तो जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियों को हम लोगों ने क्या किया साथियों, अडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें रही जो कि हम एडॉप्टेशन से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि एडॉप्टेशन से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने एडॉप्टेशन के रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे मैंने डील किया। अब साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे कि भारत का कौन कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है। जैसे भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में इसको क्या किया गया है, भारत के राज्यों के संघ में इसको क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, तो ये किसको सम्मिलित करने का अधिकार है साथियों, किसी अन्य राज्य को, तो ये संसद के पास इसकी पावर है और ये संसद ही इस प्रकार का काम कर सकता है। नए राज्यों का गठन अथवा उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है साथियों, तो ये भी पावर किसके पास है, संसद के पावर है, संसद के पास ही पावर है। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था साथियों, तो उस समय जो उत्तरदायी था, जिसको
जिसको ये काम दिया गया था, तो वो सरदार पटेल साहब थे और इन्हीं को ये काम दिया गया था और इनके द्वारा ही 500 देसी रियासतों को भारत में विलय कराया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? कि ये 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कर रहा है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था साथियों? तो ये आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया था और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था साथियों? तो ये 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये ऐसे टर्मिनोलॉजी है साथियों जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? तो नेतृत्व की बात की जाती है, क्या किसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। किसको? देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए। कर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन थे साथियों? तो उस समय कौन थे? फजल अली साहब राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष वहाँ पे उनको बनाया गया था। ठीक, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को क्या होगा? अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। राज्यों का निर्माण की अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। किस अनुच्छेद का नए राज्यों का निर्माण होता है? तो साथियों अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब साथियों हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय मूल अधिकार के बारे में कि भारतीय मूल अधिकार कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन भर के बनते हैं और आप लोग अक्सर गलतियाँ करके चले जाते हैं। लेकिन ये मेरा आप सीरीज़ देख लेंगे तो ये सीरीज़ को आप देखने के बाद कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो कि हर एक लॉ के स्टूडेंट के लिए ये रेलिवेंट होगा। सिर्फ लॉ के स्टूडेंट के लिए नहीं, जो PCS का एग्ज़ाम देता है उसके लिए भी ये सीरीज़ रेलिवेंट साबित होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय मूल अधिकारों के बारे में कि कौन कौन से मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से मूल अधिकार किस पार्ट में दिए गए हैं, कौन सा मूल अधिकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी, किस देश में लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको हम लोगों ने क्या किया है? अडॉप्ट किया है। कहाँ से अडॉप्ट किया है साथियों? तो सर्वप्रथम कहाँ पे मूल अधिकारों की बात की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक लोकप्रिय भाग माना था? तो आर्टिकल पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान को अलौकिक भाग कहा था। मीन्स कि सबसे अच्छा अगर कोई पार्ट है तो वो है फंडामेंटल राइट्स हमारा है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में दिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। जो मूल अधिकार है हमारा वो मूल संविधान का हिस्सा है। जब एट द टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उसी समय पे ये क्या थे? ये विद्यमान थे। कौन? मूल संविधान का ये हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का अगर कोई निलंबन कर सकता है साथियों तो वो पावर है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और वही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। कर मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों का सुनवाई करने का अधिकार साथियों सर्वोच्च न्यायालय मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट को भी है आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग। दोनों के पास ये पावर है। बात करते हैं भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते हैं साथियों तो आर्टिकल नंबर 17 में ये अस्पृश्यता मीन्स की छुआछूत से हटाने के लिए बात, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज की बात आर्टिकल नंबर 17 में करता है। बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 के बीच में मोटा मोटा हम देखते हैं तो यहीं पे हमको देखने के लिए मिलता है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो सूचना का अधिकार साथियों आर्टिकल नंबर 19 के ए में ही जोड़ दिया गया है सूचना के अधिकार को। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत जोड़ा गया है। साथियों यहाँ पे और कह रहा है अनुच्छेद 24 जो आर्टिकल नंबर 24 है में मौलिक अधिकारों में वर्णित है। क्या वर्णित किया गया है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 24 में यहाँ पे वर्णित किया गया है। कह रहे संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? जो संपत्ति का अधिकार होता है साथियों वो किस प्रकार का अधिकार होता है? जो संपत्ति का अधिकार होता है जो कि आर्टिकल नंबर 300A में चला गया, ये हमारे पास एक कानूनी अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट अब नहीं रह गया, ये हमारा एक कानूनी अधिकार हो गया।
कर है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो साथियों मौलिक अधिकारों में अगर किसी के पास संशोधन करने का अधिकार है तो वो हमारे संसद के पास है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? तो साथियों आप सभी को पता है कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मैटर आया था, जो कि जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को, और इसी जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात किया गया था और इसी में भी कहा गया था कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हैं। ये कहाँ बताया गया था? तो ये बताया गया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में बताया गया था। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है साथियों? ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उनका मूल अधिकार है। B.R. अम्बेडकर ने किस संविधान को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। मीन्स की आर्टिकल नंबर 32 को ही B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है? हृदय कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और आत्मा भी कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, करें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में भी रिट दायर की जाती है। किस याचिका का शब्दावली अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये कौन सा आदेश होता है साथियों? ये परमादेश होता है। ये परमादेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी दे सकता है, एज वेल एज हाई कोर्ट भी आपको परमादेश का आदेश दे सकता है। ये 5 प्रकार के रिट्स के बारे में बात कर रहा है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर में सूचना का अधिकार क्या है? लागू नहीं किया गया है। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? अगर कोई कैदी है, अगर उसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिए हैं तो उसको अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है तो कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट यहाँ पे जारी किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए साथियों यहाँ पे आप हैबियस कार्पस नामक रिट को क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार साथियों किसके पास होता है? तो ये संसद के पास मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो साथियों आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था साथियों? तो संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और उसको कहाँ डाल दिया गया? हमारे लीगल राइट्स के अंतर्गत उसको डाल दिया गया। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपके जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम अच्छे से फ्रेम करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ये रेलिवेंट साबित होंगे। साथियों अब आगे हम बात करते हैं नागरिकता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। कर है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? नागरिकता कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? तो साथियों आप सभी को पता है, अगर नागरिकता की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 के बीच में नागरिकता के बारे में हमको प्रावधान किया गया है। और क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर हम 11 को देखते हैं, तो इसी के पास संसद के पास पावर होता है कि वो क्या कर सकता है? वो नागरिकता से रिलेटेड कानून को बना सकता है। नागरिकता बनाने के लिए क्या शर्तें आवश्यक है? राज्य का वो क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश से प्रेरित होकर के लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर क्या लिया गया है? मीन्स की सिंगल सिटीजनशिप इंडिया ने अडॉप्ट किया है। कहाँ से ये अडॉप्ट किया है साथियों? तो ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है इंडिया ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में साथियों दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है? तो साथियों एकल नागरिकता है भारत में, और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही आपको भारत में प्रोवाइड किया जाता है, डबल सिटीजनशिप आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो साथियों आप सभी को पता है कि 1955 का एक एक्ट बना था, वही सिटीजनशिप एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसी सिटीजनशिप एक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साथियों नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर होती है? तो 1955 का जो अधिनियम बना है, जो सिटीजनशिप एक्ट हमारा 1955 बना है, उसी में ये बात की जाती है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो क्या हो जाता है? तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर उसने दूसरे देश का अगर नागरिकता अडॉप्ट कर लिया है तो फिर वो भारत का नागरिक अब उसको नहीं माना जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं।
अब साथियों हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन सा, क्या क्या, किसने किसने क्या क्या कहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों यहाँ पे था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसीलिए राज्य में DPSPs को शामिल किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को यहाँ पे शामिल किया गया था। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन है KT शाह साहब का। KT शाह साहब एक हमारे थे, उन्हीं के द्वारा इनका कथन, ये कथन किया गया था और इनके कथन को एग्जामिनेशन में बार बार कोट करके पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। तो साथियों कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व हमको प्रोवाइड करता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है साथियों? तो नीति निर्देशक तत्व देता है। किस चीज़ के लिए देता है साथियों? तो कल्याणकारी राज्य के लिए आदेश हमारा नीति निर्देशक तत्व देता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ही निर्भर करता है। अगर सरकार के पास जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी संसाधन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? समाज के नागरिकों को वो प्रोवाइड करता है। मौलिक अधिकार व राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है, कुछ मूल अधिकारों का हनन यहाँ पे किया जा सकता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है साथियों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसके लिए क्या किया गया है? एक प्रोविजंस बनाया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कहाँ बात बताई गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये कौन करता है साथियों? तो नीति निर्देशक तत्व करता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? तो आर्टिकल नंबर 51 इसके बारे में बात करता है। और साथियों यहाँ पे कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क सहायता, मीन्स की जिसको फ्री लीगल एड के बारे में हम कहते हैं, ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है साथियों? तो फ्री लीगल एड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 39A में हमको ये प्रोवाइड किया गया है फ्री लीगल एड के बारे में। और साथियों अगर फ्री लीगल एड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते हैं फ्री लीगल एड से रिलेटेड। साथियों अब हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने 39A को यहाँ पे देख लिया, फ्री लीगल एड के बारे में बात की जाती है। साथियों अगर फ्री लीगल एड की हम बात करते हैं तो हमको 3 जगह फ्री लीगल एड की बात मिलता है। एक नालसा में मिलता है जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, एक हमारा सालसा में मिलता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में मिलता है, और एक हमारे पास होता है डियालसा होता है जिसको कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की नाम से जानते हैं। इन सभी जगहों पर ये सारी सुविधाएँ हमको फ्री लीगल एड सुविधा हमको मिलता है। अगर हमारे पास कोई अपना एडवोकेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और फ्री लीगल एड को हम क्या कर सकते हैं साथियों? प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया। साथियों इस सेशन में इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जब हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे तो उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम और बात करने वाले हैं जो भी अमेंडमेंट हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे, उन सभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन बहुत है साथियों। लोकसभा के बारे में बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करेंगे, भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सभी चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। तो साथियों आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं तो वो लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो साथियों आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम जितने ही मोटिवेट होंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो फ्रेम करके लाएंगे जो कि आपके यूपी PCSJ के लिए या बिहार जुडिशरी के लिए या उत्तराखंड जुडिशरी के लिए ये या कोई भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं सभी वीडियो को यहाँ पे क्रिएट करके लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।